साल था 1930 का। भारत के खीरी जिले के कुछ किसान रामकिशन, पन्ना, लंकन, मटरू और जयचरण, जिनकी उम्र 35 से 40 साल के बीच में थी, अपने खलियान पर बैठकर बातें कर रहे थे। जिन लोगों को नहीं पता कि खलियान क्या होता है, उनको मैं बता दूं, खलियान उस जगह को कहते हैं जिस जगह पर गांव वाले अपनी फसलों को खेतों से निकाल कर इकट्ठा करते हैं और वहां पर फसलों को सुखाकर साफ करके घर ले जाया करते थे। वो पांचों खलियान पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी पन्ना कहता है, भाई मैं बैल खरीदना चाहता हूँ, पर मैं जिस तरह के बैल लेना चाहता हूँ मुझे उस तरह के बैल मिल ही नहीं रहे हैं। तभी लंकन भी कहता है, भाई बैल तो मुझे भी एक जोड़ी खरीदने हैं। इतने में मटरू कहता है, इस बार रामनवमी पर नेपाल में जानवरों का बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, हो सकता है हमें वहाँ पर हमारी मनपसंद के बैल मिल जाएं। अब इन पांचों की सलाह बनती है कि रामनवमी पर नेपाल में लगने वाले मेले में बैल खरीदने जाने की। इन पांचों दोस्तों में जो रामकिशन था, वो इन सब में सबसे पढ़ा लिखा था, उम्र में सबसे बड़ा था और मजाकिया भी था। वो हंसी मजाक वाले प्रैंक अपने दोस्तों के साथ करता रहता था, कभी फसल में छिप के बैठ जाना और अपने दोस्तों को डरा देना। 1930 के समय गांव में खेती, किसानी और अपने जानवरों के काम के सिवा कोई काम भी नहीं था लोगों के पास, तो इन पांचों दोस्तों का समय ज्यादातर एक साथ ही बीतता था। रामनवमी से 6-7 दिन पहले ये पांचों दोस्त नेपाल जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। ये 2 बैलगाड़ी तैयार करते हैं। एक बैलगाड़ी में अपना राशन, बैलों के लिए खाने के लिए अपना टेंट रखते हैं। एक बैलगाड़ी में खुद बैठने का इंतजाम करते हैं। लंकन का एक कुत्ता था जो बहुत बहादुर था, जो लंकन के साथ उसकी फसलों में रखवाली करने उसके साथ जाया करता था। लंकन उसे भी अपने साथ ले जाने के लिए तैयार करता है। ये पांचों अपने अपने घर से दही और तिलक लगाकर अपने बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं और मटरू और लंकन बैलगाड़ी हाँकने लगते हैं। इन पांचों को अपनी बैलगाड़ी से करीब 300 किलोमीटर का सफर तय करना था, जहां रास्ते में इन्हें विशाल जंगल पार करके नेपाल में प्रवेश करना था। ये सुबह से चलते चलते दोपहर में एक गांव के पास पहुंचते हैं, जहां रामकिशन कहता है, चलो कुछ देर आराम कर ली जाए। धूप भी बहुत तेज है और बैलों को भी सानी और पानी खिला पिला देते हैं। वो लोग अपनी बैलगाड़ी गांव के कुएं के पास रोक देते हैं। वहां वो अपने बैलों को सानी पानी खिलाते पिलाते हैं और कुछ देर खुद भी पेड़ों की छांव में आराम करते हैं। दोपहर के 3 बज रहे होते हैं। तभी रामकिशन कहता है, चलो दोपहर ढल आई है, अब निकलना चाहिए। तभी उसी गांव का एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा था और उन सब से बातें कर रहा था। वो बोलता है कि आप आज की रात यहीं गुजार लो, आगे बहुत घना जंगल शुरू हो जाता है और वहाँ चोर, डकैत, शेर, चीता, भालू मिल सकते हैं। तभी रामकिशन कहता है, अरे चाचा, हम लोग शाम होने से पहले जंगल के उस तरफ वाले गांव में पहुंच जाएंगे। मैं पहले भी कई बार इस रास्ते से होकर गुजरा हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला आज तक। उन्होंने अपनी बैलगाड़ी पर बैल मचाए और आगे बढ़ गए। अभी इन लोगों को चलते हुए 2-3 घंटे हुए थे। ये लोग किशनपुर के घने जंगलों के बीचे बीच एक कच्चे रास्ते पर चल रहे होते हैं। तभी मटरू कहता है, अब हम लोगों को सावधान होकर चलना होगा, थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है, हमें किसी भी तरह से किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना होगा। ये लोग अपनी बैलगाड़ी को तेज तेज हाँकना शुरू कर देते हैं। सूरज अपनी लालिमा पर था। धीरे धीरे जंगल में अंधेरा अपने पैर पसारने लगा था, जो उस जंगल के माहौल को और भी खतरनाक बना रहा था। उनके कानों में सिर्फ बैलों की घंटी और बैलगाड़ी के चलने की आवाज आ रही थी। वो किसी भी तरह से उस घने जंगल से निकलना चाहते थे, पर अफसोस अंधेरा उन्हें जंगल में हो जाता है। तब लंकन कहता है, भाई कहीं कोई ऊंची और सुरक्षित जगह को खोजकर अपना टेंट लगाते हैं। उसकी बात पर सारे सहमत हो जाते हैं और जंगल के एक कम घने और थोड़ी ऊंचाई पर अपनी बैलगाड़ियों को रोक देते हैं और सब मिलकर एक बड़ा सा तंबू लगा लेते हैं। बैलों को पास के पेड़ में बांधकर टेंट के पास आग जला लेते हैं। रामकिशन जो था बाकी चारों दोस्तों से कहता है, तुम सब आराम कर लो, मैं तब तक बाहर बैठकर रखवाली करता हूँ। धीरे धीरे बाकी चारों लोग सोने चले जाते हैं। रामकिशन बाहर बैठकर एक भाला लिए रखवाली करने लगता है। रामकिशन कुछ लकड़ियां आग के चारों ओर लगा देता है, जिससे आग काफी देर तक जलती रहे। रामकिशन वहीं टेंट के पास एक पेड़ की ओट लगा के बैठ जाता है। अपने आप को नींद से बचाने के लिए एक छोटी लकड़ी उठाकर जमीन में कुछ चित्रकारी करने लगता है। बैल भी आराम से बैठ चुके होते हैं और टेंट से किसी पुराने डीजल इंजन की तरह खर्राटों की आवाज आने लगती है। खर्राटों की आवाज से वो समझ चुका था कि सब के सब सो गए हैं। तभी अचानक बैल चौंकते हैं और छिड़कने लगते हैं, रस्सी तोड़ने का प्रयास करते हैं। लंकन का कुत्ता दुम दबाकर रामकिशन के पास कूं कूं करने लगता है। रामकिशन उठता है और अपने बैलों के पास जाता है, उनकी पीठ पर हाथ फेरता है और उनको शांत करने का प्रयास करता है, मगर बैल
कुछ अनहोनी की आशंका पहले ही भांप चुके थे। रामकिशन अपने बैलों के पास से पीछे मुड़ता है तो देखता क्या है कि एक बहुत बड़ा सा टाइगर रामकिशन से बड़ी मुश्किल से 15 फीट की दूरी पर खड़ा है। रामकिशन के हाथ पैर एकदम सुन्न हो जाते हैं और उसके मुंह से जैसे ही निकलता है बचाओ शेर, इतने में वो टाइगर रामकिशन के ऊपर छलांग लगा देता है। टाइगर का पंजा रामकिशन के चेहरे पर लगता है, उसकी एक आंख बाहर निकल आती है। रामकिशन जोर से चिल्लाने लगता है। तब तक बाकी के चारों दोस्त जाग जाते हैं और वो चारों टेंट के बाहर निकल कर आते हैं और देखते क्या है कि रामकिशन की गर्दन उस बाघ ने अपने जबड़े में कसी हुई है। इतने में लंकन बांस की एक लाठी निकालता है और जैसे ही बाघ को मारने वाला होता है, बाघ रामकिशन की बॉडी को लेकर झाड़ियों में गायब हो जाता है। ये चारों कुछ हद तक बिना डरे अपने दोस्त की जान बचाने के लिए बाघ के पीछे भागते हैं, पर बाघ देखते देखते इनकी नजरों से ओझल हो जाता है। अब ये चारों वापस अपने टेंट की तरफ लौट आते हैं और तमाम उधेड़-बुन में अपनी रात गुजारते हैं कि अब घर वालों को क्या बताएंगे, उसकी पत्नी बेटे को क्या बताएंगे। सुबह होती है, ये चारों फिर अपने दोस्त को खोजने निकल पड़ते हैं। कुछ दूर ये झाड़ियों में हलचल देखते हैं, वो आदमखोर इनके दोस्त को पूरी रात खाता रहा था। ये चारों शोर मचाना शुरू कर देते हैं। वो बाघ रामकिशन की लाश को छोड़कर भाग जाता है। अब रामकिशन के शरीर की कुछ हड्डियां और चेहरे के सिवा कुछ भी नहीं बचा होता है। ये उसके शरीर को एक कपड़े में लपेटकर गांव में ले आते हैं। अब जैसे ही गांव वालों को पता चलता है कि रामकिशन अब इस दुनिया में नहीं रहा है, उसे बाघ ने मार डाला है, तो पूरा गांव, क्या बड़े क्या बच्चे, उसे देखने द्वार पर इकट्ठे हो जाते हैं। उधर रामकिशन की पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया होता है। एक आदमखोर द्वारा किसी इंसान को जान से मारने की घटना उस गांव की अब तक की पहली घटना थी।